अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था इंडेफिनेट प्रोनाउन को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, उसकी पोजीशन हो गई, और आगे जाएंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन तक। तो हमने जो कल जो पढ़ा था वो तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा काफ़ी हद तक। आज जो हम पढ़ेंगे उससे रिलेशन में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, जो उस तरह के अल्फाज होते हैं, एनी वन नन, जिस तरह के आपके डिस्ट्रीब्यूटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन में जो हमने पढ़े थे, तो वो जो अक्सर अल्फाज हैं इस तरह के, वो एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। मसलन कि जैसे कि ये कह रहा है कि आई विल टेक यू देयर वन डे, मैं एक दिन आपको उधर लेके जाऊंगा। यहाँ पे जो वन इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे वन जो इस्तेमाल हुआ है वो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो, जो कि डे के साथ लग रहा है। डे क्या है? नाउन है। तो इसी तरह वन आप इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वन जब भी किसी नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, किसी भी इसम के साथ इस्तेमाल होगा, तो वहाँ पे कहलाएगा कि ये क्या है? एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और कौन सा एडजेक्टिव? आपका इंडेफिनेट एडजेक्टिव कहेंगे इसको। यहाँ क्या नाम दे रहा है इसको नाम मेरे ख्याल से दे रहा है, इसमें लिखा नहीं है रेंडम मार्टिन शायद इसको क्या नाम है, पर ये एडजेक्टिव के तौर पे जो ना इस्तेमाल होगा। इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहें, या उसको आगे चल के अगर नाम देखेंगे आएगा तो उसको हम आइडेंटिफाई कर देंगे। अब ये देखें, ये सेंटेंस देखें, ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। अब यहाँ पे जो फ्यू है, हालांकि कल हमने पढ़ा था फ्यू जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। फ्यू एक अल्फाज, यहाँ पे फ्यू जो है ना, फ्यू वर्ड्स लगा हुआ है। ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स का मतलब है कि ये थोड़ा बोलता है, ये बंदा जो है बिल्कुल थोड़ा बोलता है, जो भी बोलता है कमाल का बोलता है। तो ये जो फ्यू है वर्ड्स के साथ लगा, फ्यू यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। एनी फूल कैन डू दैट, कोई भी, मसलन कि आप कहते हो यार वो फलाने बंदे ने अपने ही बच्चे को मार दिया, तो मैंने कहा यार एनी फूल कैन डू दैट, कोई बेवकूफ़ ही ऐसा काम कर सकता है जो अपने बच्चे को मार देगा। तो एनी यहाँ पे क्या हुआ? एनी फूल के साथ इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे एनी क्या है? एनी यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ। हालांकि एनी हमने कल पढ़ा था कि वो इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। एनी ऑफ यू, यहाँ पे क्या होगा? एनी ऑफ यू कैन कम टू माई पार्टी, को आप में से कोई भी मेरी पार्टी में आ सकता है। तो एनी ऑफ यू यहाँ पे क्या? एनी क्या है? यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन। यहाँ पे एनी फूल का क्या मतलब है? एनी फूल यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। देखें, सेम अल्फाज एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, और वही अल्फाज प्रोनाउन के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द कि जो जुमले में इस्तेमाल है वो किस तरह हो रहा है। तो ये हमने आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे देखें, सम मिल्क वाज स्प्लिट, कुछ दूध क्या गया? गिर गया, जहाँ उसको फेंक दिया गया। तो यहाँ पे जो सम मिल्क है, वो मिल्क क्या है? नाउन है, किसी चीज़ का नाम है, जो कि पीने वाली चीज़ है, जो कि आपको कैल्शियम देती है, जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। समझ रहे हैं? तो वहाँ पे सम लगा दिया आपने। सम ऑफ यू आर नॉट स्टडिंग, मिसाल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, आप में से कुछ नहीं पढ़ रहे मिसाल। तो यहाँ पे सम ऑफ यू है, जो प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल, यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो। यही अल्फाज जो है ना, यही फ़र्क करते हैं। आगे चलते हैं। जैसे कि अब इन रेफरिंग टू एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन, ईच एट्सेट्रा, ये जो अल्फाज हैं आपके कौन से? एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन, ईच वगैरह वगैरह। The pronoun he or she used according to the context, और जो प्रोनाउन होते हैं आपके कौन से? कि भाई ही हो गया, she हो गया, इस्तेमाल हो गए अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। समझ रहे हैं? जो कि पस्से मंज़र होगा उसके हिसाब से। मसलन के I shall be glad to help every one of my boys in his studies, मैं भाई खुश हूँगा किसकी मदद करके? हर उस बंदे की मदद करके जो कि क्या है? मेरे बॉयज़ में, जो अपनी स्टडीज़ के हवाले से। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज़ इन हिज स्टडीज़, मैं भाई अपने बंदों में जो लड़के हैं उनकी अपनी स्टडीज़ में मदद करने में मुझे खुशी मिलेगी। तो यहाँ पे एवरीवन क्या है? एवरीवन क्या है? एवरी वन ऑफ माई
बॉयज़। यहाँ पे एवरीवन आपका प्रोनाउन के तौर पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है, समझ रहे हैं। इसी तरह तो आगे आपके जो अल्फाज हैं एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, इस ये जो हैं ये प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो इसी तरह हम जो है जो प्रोनाउन ही शी है वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एवरीवन क्या है, किसको रेफ़र बैक कर रहा है, एवरीवन बॉयज़ को रेफ़र बैक कर रहा है, समझ रहे हैं। बॉयज़ क्या है आपका, बॉयज़ आपका मस्कुलिन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप गर्ल्स भी आ सकती थी, समझ रहे हैं। तो गर्ल्स भी आ सकती हैं, बॉयज़ भी आ सकते हैं, आप ही शी भी जो ना उनको भी डाल सकते हैं यहाँ पे मसलन के। पर एज ए प्रोनाउन अगर आप देखेंगे तो वो एवरीवन आ गया है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। नोट दैट टुडे इट इज़ मोर यूजुअल टू यूज़ अ प्लूरल प्रोनाउन। कह रहे हैं कि आज के दौर के हिसाब से अगर बात करें तो ये आम, बहुत ज़्यादा आम है क्या कि आप प्लूरल प्रोनाउन को इस्तेमाल करें। मसलन कैसे, दे, देम, देयर, एक्सेप्ट इन वेरी फॉर्मल इंग्लिश, बजाय बिल्कुल ही जो फॉर्मल इंग्लिश है उसको छोड़ के। मसलन कैसे, एनीबॉडी कैन डू इट इफ़ दे ट्राई, कोई भी बंदा कर सकता है अगर वो कोशिश करे। कोई भी बंदा कर सकता है अगर वो क्या करे, कोशिश करे। एनीबॉडी कैन डू इट, कोई भी बंदा इसको कर सकता है अगर वो कोशिश करे। अगर हम कहते हैं मिसाल के तौर पे, एनीबॉडी कैन क्वालिफाई CSS, एनीबॉडी कैन क्वालिफाई CSS इफ़ दे ट्राई, कोई भी बंदा CSS को क्वालिफाई कर सकता है अगर वो कोशिश करे तो। पर हम कोशिश तो करते नहीं हैं, हम चाहते हैं कि बैठे बिठाए रात को बस कोई मंत्र आ जाए, कोई मलाइका आ जाए और हमें जो है ना पास करवा दे। तो हम जो है ना ऐसी जो है ना मौजज़ों के पीछे होते हैं कि हमें पास करवा दें, बस दुआ करें हम पास हो जाएं। तो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए ईच ऑफ देम, यहाँ पे एनीबॉडी क्या है, एनीबॉडी आपका क्या है, प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ईच ऑफ देम हैड देयर शेयर, हर उस बंदे, उनमें से हर एक बंदे को, उनमें से हर एक को क्या था, अपना अपना हिस्सा था, मिला था। ईच ऑफ देम हैड देयर शेयर, ईच ऑफ देम, समझ रहे हैं। तो ईच ऑफ देम, यहाँ पे ईच क्या है, प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। उनमें से हर एक को अपना अपना हिस्सा, अपना शेयर मिला था, जा था। इसी तरह हम जो ना ये जो आपके जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स आपके क्या इस्तेमाल, हमने उस कल वाले जो हमारा लेक्चर था ना, कौन सा, इनडेफिनेट प्रोनाउन, उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे अल्फाज जो कि किसी खास या किसी पर्टिकुलर बंदे को रेफ़र बैक ना करे, पर किसको करे, जनरली किसी चीज़ को या बंदे को रेफ़र करें, उन्हीं को ही हम, और वो प्रोनाउन की जो ना वो फंक्शन करे, प्रोनाउन की हैसियत के साथ फंक्शन करे, प्रोनाउन का फंक्शन करे और नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। आज ये इनडेफिनेट प्रोनाउन आपका यहाँ पे ख़त्म होता है, समझ रहे हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे तो आगे जो आपका आएगा वो आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आगे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन आपका ख़त्म हुआ, तो आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या कहता है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहता है कि ईच, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब देखें वही अल्फाज, क्या वही अल्फाज, अब हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं, वही अल्फाज कुछ रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि ईच, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बिकॉज दे रिफ़र टू पर्सन्स आर थिंग्स वन एट अ टाइम। अब वो ऐसे अल्फाज जैसे कि ईच हम कह रहे हैं, आइदर कह रहे हैं, नाइदर कह रहे हैं, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो रेफ़र करते हैं, क्योंकि वो इशारा करते हैं, जहाँ उनको उनकी जो है ना वो रिफ्लेक्ट बैक कहते हैं, करते हैं लोगों के लिए, लोगों की तरफ या चीज़ों की तरफ। वन, क्या, वन, एक हो, एक मतलब कि उनका यूनिट की बात कर रहे हैं। एट अ टाइम, वक्त, एक वक्त पे एक के इशारा करते हैं। मसलन कैसे, फॉर दिस रीज़न दे आर ऑलवेज सिंगुलर, इसी वजह से वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। एंड एज सच फॉलोड बाय द वर्ब इन द सिंगुलर, और इसी तरह जो है ना उनके साथ जो वर्ब लगता है वो सिंगुलर फॉर्म में ही लगता है। कैसे, जैसे कि आगे बढ़ते हैं, नोट पढ़ते हैं। ईच इज़ यूज टू डिनोट एवरी वन ऑफ अ नंबर पर्सनस आर थिंग्स टेकन सिंगली। कह रहे ईच इस्तेमाल होता है, ईच इस्तेमाल होता है टू डिनोट एवरी वन, किसको ज़ाहिर करने के लिए, हर बंदे को की बात हो
जहाँ किसी भी चीज़ की बात हो तो हर एक को, किसको डिनोट, ईच किसको डिनोट करता है, हर एक को ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर, पर्सन्स की नंबर की बात की जाए, अगर नंबर में कितने पर्सन्स हैं, या थिंग्स, जहाँ चीज़ों की बात की जाए, टेकन सिंगलली, जो कि अलग अलग हों, जो कि अलग अलग हों, तो उनमें से हर की बात जब की जाती है तो ईच को इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह आइदर मीन्स द वन और द अदर ऑफ द टू। आइदर का मतलब भी इसी तरह कह रहा है कि आइदर का मतलब थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट इसलिए है, कह रहा है कि आइदर मतलब एक या दूसरा दो में से, एक या दूसरा दो में से। मसलन कि नज़ाकत सामने बैठा है, अगर आप दोनों हो तो आपके दोनों में से अगर मैं कहूँ आइदर ऑफ द यू, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कि नज़ाकत या आप दोनों में से एक की बात हो रही, आप या दूसरा अदर। इसी तरह वन आर द अदर ऑफ द टू, एक या दूसरा दोनों में से, पर दोनों में से अगर अदर की बात होगी फिर भी दोनों आएंगे, पहले वाले की बात होगी फिर भी दोनों आएंगे, दूसरे वाले की बात होगी फिर भी दोनों में से की बात की जा रही है। ये मीनिंग है इसकी आइदर की। नाइदर की मीनिंग क्या है, नाइदर मीन्स नॉट द वन नॉट द अदर ऑफ द टू। कह रहा है कि ना के ये नज़ाकत, ना के नाइदर द वन, ना के ये, ना के दूसरा। कैसे, नाइदर द वन नॉर द अदर ऑफ द टू, ना के दूसरों में दूसरा, दोनों में से कोई नहीं, दो बंदे हैं दोनों में से कोई नहीं, इसकी मीनिंग आ रही है, समझिए। इसी तरह इसकी नाइदर की मीनिंग, अब ये बात समझें कि इट इज़ द नेगेटिव ऑफ आइदर, नाइदर इज़ द नेगेटिव ऑफ आइदर। नाइदर जो है वो नेगेटिव है आइदर का, और आइदर क्या है, आइदर इज़ द पॉजिटिव ऑफ द नाइदर। जब हम कह रहे हैं नाइदर इज़ द नेगेटिव ऑफ आइदर, तो हम आइदर को कैसे डिफाइन करेंगे, आइदर इज़ द पॉजिटिव ऑफ द नाइदर, समझ रहे हैं। तो हमने अक्स कर लिया मीनिंग का कि नाइदर अगर नेगेटिव ऑफ द आइदर है तो आइदर इज़ द पॉजिटिव ऑफ द नाइदर, आइदर पॉजिटिव हो जाएगा नाइदर का। इसी तरह तो हिंस आइदर एंड नाइदर शुड बी यूज्ड ओनली इन द स्पीकिंग ऑफ द टू पर्सन और थिंग्स। तो इसी तरह हम आइदर और नाइदर को इस्तेमाल करते हैं ओनली इन द स्पीकिंग ऑफ द टू पर्सन, जब दो बंदों की या दो चीज़ों की बात की जा रही हो तो हम आइदर और नाइदर को इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं कि आइदर और नाइदर कब इस्तेमाल होंगे, जब दो बंदों या दो चीज़ों की बात हो तो आइदर इस्तेमाल करें। मीनिंग अगर आप पॉजिटिव देना चाहते हैं तो आइदर इस्तेमाल करें, अगर मीनिंग अगर आप नेगेटिव देना चाहते हैं तो नाइदर इस्तेमाल करें। पर चीज़ें कौन सी होनी चाहिए, दो। अगर बंदों की बात है फिर भी दो होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो दो के अलावा नहीं, दो, सिर्फ दो चीज़ें हों या दो बंदे हों। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, अगर पॉजिटिव तो आइदर, अगर नेगेटिव है तो नाइदर इस्तेमाल करें। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। व्हेन मोर देन टू आर स्पोकन ऑफ, जब दो से ज़्यादा की बात हो रही हो, जब दो से ज़्यादा के बारे में बात हो रही हो तो एनी, नो वन, नन, ये अल्फाज इस्तेमाल करें। कौन से, एनी को इस्तेमाल करें, नो वन को इस्तेमाल करें, नन को इस्तेमाल करें, इन दोनों तीनों को इस्तेमाल करना चाहिए आपको, दो से अगर ज़्यादा हो। तो इसीलिए करेक्शन में मसला आपको इसीलिए आता है कि आप इन चीज़ों को ठीक से समझते नहीं, पढ़ते नहीं हो। क्यों कि अब यहाँ पे बात क्या कर रहा है, आइदर और नाइदर दो के अलावा चलेंगे ही नहीं, दो होंगे तो आइदर नाइदर, दो से ऊपर होंगे तो कौन से अल्फाज, एनी, नन या आपका नो वन, तीनों को इस्तेमाल करेंगे। अगर दो अल्फा लोग हैं या दो चीज़ें हैं तो आइदर और नाइदर। अब दो में से अब ये देखना है कि पॉजिटिव कहना चाह रहे हैं कोई बात तो आइदर को इस्तेमाल करें, अगर नेगेटिव बात करना चाह रहे हैं तो नाइदर को इस्तेमाल करें, अगर दो से अलावा चीज़ें बढ़ गई हैं या लोग बढ़ गए तो एनी, नो वन और नन को इस्तेमाल करें। तो ये सिंप्लीफिकेशन है इन चार पाँच अल्फाजों की। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि पोजीशन ऑफ द प्रोनाउन ईच मे हैव थ्री। अब पोजीशन जो है प्रोनाउन की, जो कि ईच प्रोनाउन है, क्या, जो प्रोनाउन ईच है उसकी तीन पोजीशंस हो सकती हैं। यहाँ पे थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आपको आएंगी इस चीज़ को समझने के लिए। क्या कि भाई ईच जो है वो कह रहा है, रेनन मार्टिन तो कह रहा है कि भाई तीन पोजीशंस हैं। ईच जो प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसकी तीन पोजीशंस बता रहा है। कौन सी तीन पोजीशन लिखी हुई है उसने। अब नंबर 1 की बात कर रहा है, ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड अ रिवार्ड। हर एक बंदे ने अपना
इनाम हासिल किया, लिया, ठीक है। ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड ए रिवार्ड, हर एक बंदे ने अपना इनाम लिया। इसी तरह आगे बढ़ता है कि ईच ऑफ दीज हॉर्सेस कॉस्ट 5000 रुपीज़, हर एक घोड़े ने, हर एक घोड़े की कीमत क्या थी? 5000 रुपया। हर एक घोड़े की कीमत क्या थी? 5000 रुपया, ठीक है। इसी तरह आगे, आई बॉट ईच ऑफ दीज मैंगोज फॉर 3 रुपीज़, फॉर 3 रुपीज़। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले सेंटेंस की बात करें, ईच पहले लगा दिया, दूसरे सेंटेंस में भी ईच पहले लगा दिया। अब आगे तीसरे सेंटेंस में, आई बॉट ईच ऑफ दीज मैंगोज फॉर 3 रुपीज़, मैंने, आई बॉट ईच ऑफ दीज मैंगोज, मैंने खरीदे क्या? हर एक आम, इनमें से हर एक आम जो खरीदा है वो 3 रुपए का खरीदा है। क्या? 3 रुपए का खरीदा। पता नहीं कि सेंटेंस में ये नहीं बता रहा कि कितने आम मैंने खरीदे हैं, पर ये कह रहा है जो मेरे पास आम है मैंने खरीदे हैं, हर एक आम की मैंने 3 रुपए कीमत अदा की है। समझ रहे? यहाँ पे ईच ऑफ दीज पहले आ गया। ईच यहाँ पे, आई बॉट ईच ऑफ दीज मैंगोज फॉर 3 रुपीज़, और ऊपर वाले सेंटेंस में ईच पहले आ रहा है दोनों में, और नीचे वाले सेंटेंस में ईच आपका बाट के बाद आ रहा है कि मैंने खरीदा है हर एक आम, क्या? कितने में? कितने में? आपका 3 रुपए में। फिर आगे जैसे ये देखें आप, दीज मैन रिसीव्ड ईच रिवार्ड। अब दीज मैन, दीज ये लोग, ये मर्द हजरात, रिसीव्ड ईच हर एक ने हासिल किया, ईच रिसीव्ड ईच हर एक ने हासिल किया, रिवार्ड एक इनाम। अब यहाँ पे ईच कहाँ पे लग गया? रिवार्ड के साथ लगा दिया इसने। पर इसकी मीनिंग क्या निकल रही है कि भाई हर एक बंदे ने क्या हासिल किया? इनाम हासिल किया। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन ईच की यहाँ पे चेंज है, ऊपर सेंटेंसेस में आगे देखेंगे वो चेंज हो जाती है। इसी तरह, दीज हॉर्सेस कॉस्ट ईच 5000 रुपीज़, इन्हीं घोड़ों में से, इन्हीं घोड़ों की जो कीमत है, दीज हॉर्सेस कॉस्ट, इन्हीं घोड़ों की कीमत क्या है? ईच हर एक घोड़े की, 4-5 खड़े हैं, उनमें से हर एक घोड़े की कीमत क्या है? 5000 रुपीज़, 5000 रुपया। ईच यहाँ पे कैसे चेंज हो गया? 5000 के साथ लग गया। इसी तरह, दीज हॉर्सेस कॉस्ट 5000 रुपीज़ ईच, इसकी मीनिंग भी सेम, पर ईच यहाँ पे एंड में आ गया, उसकी मीनिंग भी सेम। ईच यहाँ पे बीच में आ गया, यहाँ पे एंड पे आ गया। आई बॉट दीज मैंगोज फॉर 3 रुपीज़ ईच, इसकी मीनिंग भी सेम ऊपर वाले सेंटेंस के साथ, पर यहाँ पे ईच एंड में आ गया सेंटेंस की। यही मीनिंग समझाना चाह रहा है, यही बात समझाना चाह रहा है कि ईच की पोजीशन कैन बी चेंज्ड, कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्लेसमेंट दैट यू आर पुटिंग ईच इन योर सेंटेंस, कि आप ईच को सेंटेंस में कहाँ पे रखना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हो। तो वो कह रहे हैं कम से कम, मतलब मे का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया कि 3 पोजीशन से ईच की हो सकती हैं प्रोनाउन, एज ए प्रोनाउन की हैसियत से अगर देखा जाए तो। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका जो है द थर्ड आर्डर इज यूजुअल, कह रहे जो थर्ड आर्डर है वो आम तौर पे इस्तेमाल होता है आफ्टर अ नंबर के बाद, ठीक है। वी डू नॉट से, हम अक्सर नहीं कहते कि द मैन रिसीव्ड क्या है, रिसीव्ड ईच, इसमें सेंटेंस, हाँ रिसीव्ड ईच, इस तरह हम नहीं कहता है, ठीक है। कहते हैं बट वी से, पर हम कहते हैं किस तरह, द मैन रिसीव्ड 500 रुपीज़ ईच, पर क्या मर्दों ने, लोगों ने हासिल किए क्या? हर एक मर्द ने क्या उसको मिला? 5000 रुपये मिले उसको। द मैन रिसीव्ड 500 रुपीज़ ईच, मतलब हर एक उन लोगों में से, द मैन मतलब पर्टिकुलर को लोग, ग्रुप ऑफ द मैन है, ठीक है, जिनको क्या मिला? हर एक बंदे को उनमें से 5000 रुपये मिले। इन द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे लोगों जो जुमले उनको देखते हैं। ईच, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज एडजेक्टिव। अब नीचे सेंटेंस को अगर देखें, वो कह रहा है कि ईच को, आइदर को और नाइदर को हम इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव के तौर पर। दे आर एट
मतलब कि दे आर क्या है, फॉलोड बाय नाउन्स ऑफ द सिंगुलर नंबर, उनमें उनको उनके बाद क्या लगता है, नाउन्स लगते हैं जो कि सिंगुलर होते हैं नंबर में। मसलन कैसे, ईच बॉय टुक हिज टर्न, ईच बॉय टुक हिज टर्न, हर लड़के ने अपना क्या किया, मौका लिया, हर लड़के ने अपना मौका लिया। अब यहाँ पे ईच क्या है, यहाँ पे ईच है एडजेक्टिव क्योंकि बॉय के साथ लग गया, यहाँ पे ईच क्या है, एडजेक्टिव क्योंकि बॉय के साथ लगा हुआ, ईच बॉय टुक हिज टर्न, हर एक लड़के ने अपना मौका लिया। इसी तरह एट आइदर एंड वाज अ मार्बल स्टैचू, एट आइदर एंड वाज अ मार्बल स्टैचू, यहाँ पे आइदर क्या है, आइदर आपका एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे आइदर का मतलब क्या है, आइदर का मतलब है ईच या बोथ, यहाँ पे आइदर का मतलब ईच या बोथ की मीनिंग दे रहा है। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस, द फॉलोइंग सेंटेंस की बात कर रहा है, जैसे कि क्या, द टू मैन हेट ईच अदर, दो लोग एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, नफरत करते हैं। दूसरा सेंटेंस, दे चीटेड वन एंड अदर, उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या किया, दगा की। दे चीटेड वन एंड अदर, उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या किया, दगा की। अब यहाँ पे कहना क्या चाहता है, यहाँ पे कहना ये चाहता है कि यहाँ पर ईच कैसे लगा हुआ है, ईच कैसे लगा हुआ है और वन कैसे लगा हुआ है, ये आगे ऊपर बताएगा कैसे। मसलन कि इफ़ वी एनालाइज देम दे मीन, अगर हम कहते हैं इनको एनालाइज करें तो इसकी मीनिंग क्या निकलती है, इसकी मीनिंग इस तरह निकलती है, द टू मैन, दो लोग, हेट, सही है, दो लोग नफरत करते हैं, ईच हेट्स द अदर, हर एक दूसरे के साथ नफरत करता है। कौन सी मीनिंग है कि भाई जो ये है ना, टू मैन हेट ईच अदर, दो लोग एक दूसरे के साथ नफरत करें, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग इंग्लिश में ही समझें। क्या मीनिंग है कि भाई टू मैन, दो लोग नफरत करते हैं, ईच हेट्स द अदर, हर एक दूसरे के साथ क्या करता है, नफरत करता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं तो नफरत करते हैं या प्यार करते हैं, जो भी है। दे चीटेड, वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, दगा की, उन्होंने क्या किया, चीट किया, धोखा दिया। दे चीटेड, उन्होंने धोखा दिया। वन चीटेड द अदर, एक ने दूसरे को क्या किया, दगा दी। मतलब एक दूसरे ने, दो लोग थे, दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या किया, चीट किया। तो वन चीटेड द अदर, मतलब एक ने दूसरे के साथ, पहले वाले मतलब ए अगर लें, ए ने बी के साथ किया तो बी ने भी वही किया, चीट किया उसके साथ। इसी तरह ईच एंड वन रियली बिलोंग टू द सब्जेक्ट, ईच और वन जो है ऊपर जो सेंटेंस में है वो सब्जेक्ट बन जाते हैं, अदर एंड अनदर जो है ना वो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। ऊपर जो सेंटेंस हमने पढ़े उनमें उनकी बात हो रही है। बट ईच अदर एंड वन एंड अदर हैव बिकम इन प्रैक्टिस कंपाउंड नाउन्स। अब यही जो ईच, अदर और वन एंड अदर जो हैं ये क्या बन जाते हैं, ये जो है ना प्रैक्टिस की अगर बात करें तो ये कंपाउंड नाउन्स बन जाते हैं, जिनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस भी कहते हैं। क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस भी कहते हैं। कैसे, कि वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं ना, कैसे, जैसे कि अब बात करें ना, जैसे टू मैन हेट ईच अदर, ईच हेट्स द अदर, ईच हेट्स द अदर, ये जो रेसिप्रोकेट हो रहे हैं, जो एक्शन है ना रेसिप्रोकेट हो रहा है, रेसिप्रोकल है। इसीलिए दे चीटेड, वन चीटेड द अदर, वन चीटेड द अदर, अदर एनदर की बात हो रही है। तो एनदर क्या बन जाता है यहाँ पे, ये जो जुमला है पूरा वो मीनिंग के हिसाब से वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। इसी तरह आर रियली सेपरेटेड इवन बाय प्रीपोजिशन, और सेपरेट भी नहीं हुए हैं, प्रीपोजिशन भी उनमें हार्डली रेयरली लगा हुआ है, मतलब नहीं लगा हुआ। तो दस हुई से, इसी तरह हम कहते हैं द ब्रदर्स क्यूरल्ड विथ ईच अदर, जो भाई थे वो एक दूसरे के साथ लड़ पड़े, झगड़ पड़े। मतलब पांच अगर भाई थे तो हर ए बी सी डी ई तक अगर ले आएँ तो हर ए जो है सारे ई के साथ लड़ रहा था, ई सारों के साथ लड़ रहा था, इसी तरह हर एक बंदा चारों के साथ लड़ रहा था, तो आपस में लड़ पड़े। दे आल गेव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर, उन्होंने सारों ने एक दूसरे के खिलाफ सबूत दिया, उन्होंने सारों ने एक दूसरे के खिलाफ सबूत दिया।
इसी तरह नोट वन टाइम रूल दैट ईच अदर शुड बी यूज इन स्पीकिंग ऑफ द टू पर्सन्स आर थिंग्स। कहते जो वन टाइम रूल है वो कौन सा है, वो ये है कि भाई ईच अदर जो है ना, इनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्या जब भी हम दो लोगों की बात करें या दो चीज़ों की बात करें तो हम वन एंड ईच अदर की बात करें। जब वन एंड अदर की बात करें, जब भी हमें बात करनी हो, जब भी दो से ज़्यादा की बात करनी हो, तो ये जो है ना स्ट्रिक्टली रूल ऑब्जर्व नहीं किया जाता आजकल। मसलन के थ्री ब्रदर्स क्यूरल्ड विद ईच अदर, तीनों भाइयों ने अपने साथ अपने आपस में क्या किया, लड़ाई शुरू कर दी, लड़ाई कर दी। ठीक है, इज़ नाउ एक्सेप्टेड एज द इडियोमेटिक, ये इसको हम कहते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन हो गया। अब इडियोमेटिक अब एक्सप्रेशन है, अब इसको माना जाता है। पहले ये इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता कि थ्री ब्रदर्स क्यूरल्ड विद ईच अदर, अब जो है ना ये एक्सेप्टेबल है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 18 की तरफ। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? द वर्ड्स हु, विच, दैट यूज इंस्टेड ऑफ नाउन एंड डज द वर्क ऑफ अ प्रोनाउन आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। ऐसे अल्फाज, कैसे अल्फाज? जैसे कि हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, नाउन की जगह पे, इसम की जगह पे इस्तेमाल हों और प्रोनाउन का काम करें तो इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये जो है ना इसको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जो मिसाल दिए गए हैं फिर बाद में वो कंबाइन करता है। कैसे? आई मेट हरी, मैं हरी से मिला। हरी हैड जस्ट रिटर्न, हरी बिल्कुल अभी वापस आया है, जस्ट रिटर्न किया उसने, वापस आया अभी। आई हैव फाउंड द पेन, मैंने अपना पेंसिल ढूंढ लिया हुआ है, पेन ढूंढ लिया हुआ है। आई हैड लॉस्ट द पेन, मैंने अपना कलम खो दिया है। हेयर इज़ द बुक, यहाँ पे किताब है। यू लेंट मी द बुक, आपने मुझे किताब उधार दी। ठीक है, ये सारे सेंटेंस अब कंबाइन करेंगे हम पेयर्स को एक सेंटेंस। मसलन आई मेट हरी, मैं हरी से मिला। हु हैड जस्ट रिटर्न, जो के अभी वापस आया था, जो के अभी वापस आया था। अब यहाँ पे हु जो है वो क्या है? हु आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। इसका नीचे एनालिसिस करेगा, बाकायदा आपको समझाएगा कि हु और क्या क्या काम करता है। इसी तरह आई हैव फाउंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट, मैंने वो पेन ढूंढ लिया है, वो कलम ढूंढ लिया है जो कि मैंने खो दिया था, विच क्या है यहाँ पे? रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। हेयर इज़ द बुक दैट यू लेंट मी, यहाँ पे है वो किताब जो आपने मुझे उधार दी थी। तो यहाँ पे विच क्या, दैट क्या है? दैट आपका है रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, और नाउन की जगह पे काम कर रहा है। इसी तरह द वर्ड हुज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन हरी, जो यहाँ पे अल्फाज ऊपर पहले जुमले में अल्फाज हु इस्तेमाल हुआ है, किसकी जगह पे? नाउन हरी की जगह पे। इट देयरफॉर डज द वर्क ऑफ अ प्रोनाउन, वो जो क्या काम कर रहा है? प्रोनाउन का काम कर रहा है। इसी तरह द वर्ड हु ज्वाइंस एंड कनेक्ट्स टू स्टेटमेंट्स, जो यहाँ पे हु जो ऊपर लगा हुआ है वो ज्वाइन भी कर रहा है। क्या कर रहा है? इकट्ठे कर रहा है दो स्टेटमेंट्स को, दो सेंटेंसेस को। इट देयरफॉर डज द वर्क ऑफ अ कंजंक्शन, वो कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। ये समझने की ज़रूरत है। वी माइट देयरफॉर कॉल इट अ कंजंक्टिव प्रोनाउन, इसीलिए हम इसको कंजंक्टिव प्रोनाउन का नाम देते हैं। क्या? कंजंक्टिव प्रोनाउन का नाम दे रहे हैं। किसको? जो के ऊपर हु लगा हुआ है ना। हु दो काम कर रहा है ना, एक तो क्या काम कर रहा है? नाउन की जगह ले रहा है और प्रोनाउन का काम कर रहा है, समझ रहे हैं। और दूसरा ज्वाइन कर रहा है, क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है टू स्टेटमेंट्स को, टू जुमलों को जब ज्वाइन कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको कंजक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इट इज़ हाउएवर कॉल्ड अ रिलेटिव प्रोनाउन, इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है बिकॉज इट रिफर्स आर रिलेट्स, क्योंकि ये रिफ़र बैक कर या रिलेट कर रहा है किसको? हमें वापस लेके जा रहा है, कैरियस बैक, हमें वापस ले जा रहा है टू सम नाउन, जो कि नाउन के साथ हरी के साथ लगा, गोइंग बिफोर, उसके पहले जो लगा हुआ है क्या? जो हरी है नाम,
उससे पहले हरी लगा हुआ है, तो उस हु हमें पीछे ले जा रहा है हरी की तरफ, विच इज़ कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। इसको हम एंटीसीडेंट भी कहते हैं, किसको? हरी को हम एंटीसीडेंट भी कहते हैं। लेट अस नो वाई विच, कहते हैं हमें जानना चाहिए कि क्यों विच एंड देट आर आल्सो रिलेटिव प्रोनाउंस इन द सेकंड एंड द थर्ड सेंटेंस। हमें ये जानना चाहिए कि क्यों विच और देट पी जो हैं वो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं दूसरे और तीसरे जुमलों में। समझ रहे हैं? उसकी वजह हम अब आगे जो देखेंगे। व्हाट इज द एंटीसीडेंट ऑफ विच इन द सेकंड सेंटेंस। अब सेकंड सेंटेंस कौन सा है? ये है आई फाउंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट, ये है ना जुमला। कह रहा है इसका एंटीसीडेंट कौन सा है, विच का एंटीसीडेंट कौन सा है। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है भाई? एंटीसीडेंट वो अल्फाज होता है जिससे पहले कोई बात की गई हो या इस्तेमाल किया गया हो। विच लगा हुआ है, देट लगा हुआ है, हु लगा हुआ है, उससे पहले अगर कोई ऐसा अल्फाज इस्तेमाल किया गया हो उसके लिए तो उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। समझ रहे हैं? तो आप क्या कह रहे हो कि भाई जो क्वेश्चन ना विच का जो एंटीसीडेंट है सेकंड में वो क्या है? विच का एंटीसीडेंट पेन है। तो पहला सवाल जो व्हाट इज द एंटीसीडेंट ऑफ विच इन द सेकंड सेंटेंस, भाई पेन इज द एंटीसीडेंट ऑफ द विच इन द सेकंड सेंटेंस। पेन है ना कि भाई आई हैव फाउंड द पेन, मैंने पेन ढूंढ ली है जो कि मैंने खो दी थी। व्हाट इज द एंटीसीडेंट ऑफ देट इन द थर्ड सेंटेंस। देट का एंटीसीडेंट क्या होगा जो तीसरे जुमले में? तीसरा जुमला कौन सा है? हेयर इज द बुक दैट यू लेंट मी, यहाँ पे है वो किताब, वो किताब जो आपने मुझे उधार दी थी। तो अब यहाँ पे थर्ड जुमले में देट का एंटीसीडेंट है द बुक जो कि नाउन है, जो कि आपने मुझे उधार दी थी। तो ये एंटीसीडेंट क्या कर रहा है? ये भाई बता रहा है कि देट किस लिए लगा हुआ है, मेरे लिए लगा हुआ है। समझ रहे हैं? इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। द फॉर्म्स ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन अगर आते हैं तो देखते हैं हम भाई रिलेटिव प्रोनाउन हु हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स फॉर एक्यूजेटिव एंड जेनेटिव। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्या कि भाई एक्यूजेटिव जेनेटिव क्या चीज़ें हैं? ये वही चीज़ें हैं भाई। कौन सी चीज़ें? सब्जेक्ट जहाँ आप उसको कहते हो ना, क्या कहते हो? सब्जेक्ट हो गया, पॉसेसिव केस हो गया, सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ये अल्फाज तब्दील कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा बस। मसलन कि अब नॉमिनेटिव केस की बात करें, अब नॉमिनेटिव वो चीज़ें होती हैं जो कि आपके सब्जेक्ट की जगह पे लगती हैं। तो वहाँ पे क्या है भाई? नॉमिनेटिव केस की जो है ना उसका क्या कहते हैं? हु का आपका नॉमिनेटिव केस क्या होगा? हु होगा। आपका जेनेटिव केस क्या होगा? हु का हुज होगा, मतलब जेनेटिव मतलब पॉसेसिव। और एक्यूजेटिव केस हु का क्या होगा? हुम भी लगा सकते हैं और हु को भी लगा सकते हैं। हु को आप ऑब्जेक्टिव केस की तरह भी लगा सकते हैं और सब्जेक्टिव केस की तरह भी लगा सकते हैं। समझ रहे हैं? और हुम को आप एक्यूजेटिव केस मतलब ऑब्जेक्टिव केस में लगा सकते हैं। इसी तरह अब ये इस्तेमाल करता है क्या? दिस इज़ द बॉय, इसको गर्ल भी कर सकते हैं, दिस इज़ द गर्ल कह सकते हैं आप, ठीक है, और गर्ल लगा दिया इसलिए। दिस इज़ द बॉय हु वर्क्स हार्ड, ये वो लड़का है जो कि मेहनत करता है। ये वो लड़का है जो कि मेहनत करता है। समझ रहे हैं? दिस इज़ द बॉय हुज एक्सरसाइज इज डन वेल, यही वो लड़का है जिसकी एक्सरसाइज, जिसकी मश्क, जिसकी मश्क इज़ डन वेल जो कि सही की गई है, मश्क जिसकी सही की गई है। तो यहाँ पे हुज क्या है? हुज रेफर बैक कर रहा है द बॉय, क्या बता रहा है? पॉसेसिव बता रहा है, जिसकी। समझ रहे हैं ये? अब यहाँ पे दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, यहाँ पे द हु क्या है? हु बता रहा है भाई आपका कि भाई पीछे कौन सी किसके बारे में बात हो रही है, पीछे रेफर बैक कर रहा है। जैसे ऊपर उसने किया था यहाँ पे पहले सेंटेंस में, आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटर्न्ड। समझ रहे हैं? तो ये वो लड़का है जिससे जो मेहनत करता है, ये वो जो लड़का है जिसकी मश्क सही से की गई है। तो ये था आपका आज का प्रोनाउन, और आगे मेरे ख्याल से अब रिलेटिव प्रोनाउन कंटिन्यू होगा और मेरे ख्याल से ये 2-3 लेक्चर्स और चलेगा इंशाल्लाह। कमेंट में बताइएगा अगर आपको किसी और स्पेसिफिक लेक्चर या कोई ख़ास लेक्चर चाहिए तो उस पर ज़रूर लेक्चर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद।